साथियों, लोन डिफॉल्ट के सेशन में आज का जो हमारा वीडियो है वह यह है कि यदि आपके ऊपर मल्टीपल लोन हो जाए, यदि आप कर्ज के दलदल में पूरी तरह फंस जाए, आपको कोई रास्ता नजर नहीं आए, आप रिकवरी एजेंट के कॉल से हैरान परेशान हो गए, रिकवरी एजेंट आपके घर पर चक्कर काट रहे, आपको व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे हैं, आपको व्हाट्सएप वीडियो कॉल करके डराया धमकाया जा रहा है, आपको इतना प्रताड़ित कर दिया है कि आपको जीवन में कोई आगे रास्ता नजर नहीं आ रहा है। तो आप आखिर इसी टॉपिक पर आज का हमारा मेन वीडियो है, जिसे अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आपके सारे सवालों के जवाब में हमने ऑलरेडी कई वीडियो पोस्ट कर रखे हैं। इसीलिए सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहूंगा, यदि आपके मन में लोन डिफॉल्ट को लेकर, अपने हक और अधिकारों को लेकर, यदि रिकवरी एजेंट के हरेसमेंट को लेकर, आर्बिट्रेशन को लेकर, लोन वसूली को लेकर, लोन डिफॉल्ट होने पर एनबीएफसी के गैर कानूनी और कानूनी तरीकों को लेकर जितने भी सवाल जवाब है, उन सभी का जवाब हमारे इस चैनल के कई वीडियो है उनमें दिया गया है। इसके बावजूद भी यदि आप हमसे बात करना चाहते हैं तो डिस्प्ले पे जो नंबर दिया हुआ है उस पर कॉल बुक करवा कर आप हमसे बात कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर आप कहते हो कि 1 मिनट हमारी बात सुन लीजिए, 2 मिनट बात सुन लीजिए, तो यहां पर मैं एक ही बात कहूंगा, यदि आप 1 मिनट या 2 मिनट में कोई सजेशन चाहते हैं तो वह एक प्रॉपर सजेशन नहीं होता है। किसी भी समस्या का समाधान देने से पहले समस्या की जड़ को सुनना बहुत जरूरी है, जो कि कॉल बुक के पश्चात ही हो पाएगा। और यदि आपकी कॉल बुक होती है तो आप 1 बार 2 बार नहीं 6 बार तक भी बात कर सकते हैं, और आपकी समस्या जब तक जीवंत है तब तक आप उस बारे में परामर्श कर सकते हैं। और एक बार कॉल बुक होने के बाद आपको सेकंड कभी कॉल बुक कराने की आवश्यकता नहीं है। और कॉल बुक में हमारा पूरा प्रयास होता है कि हम आपको अच्छी और बेहतर सलाह दे पाए, जो कि आपको एक कारगर साबित हो आपके लिए। और इसके अलावा ये बात कहना चाहूंगा कि डायरेक्टली फोन करने से पहले कभी भी एक बार चैनल पर विजिट करें और सारे वीडियो जरूर देखें। अब बात करते हैं मुद्दे की। साथियों, हम मल्टीपल लोन में फंस चुके हैं, यानी कि हमारे ऊपर 2 से ज्यादा लोन हो चुके हैं। किसी के 5 लोन है, किसी के 10 लोन है, किसी के 15 लोन है, किसी के 20 लोन है। और ये सारे लोन होते क्यों हैं? कारण है कि हमें समाज की फिक्र है, लोग क्या कहेंगे इसकी फिक्र है। हमारे घर पे कोई रिकवरी एजेंट आ जाएगा तो हमारी बेइज्जती होगी, हमारा अपमान होगा, हमें ये चिंता है। और इसी चिंता के साथ में एक महत्वपूर्ण चिंता ये है कि मेरा सिविल स्कोर बिगड़ जाएगा। अब ऐसे सिविल स्कोर को चाटना है क्या जो आज आपकी जिंदगी लेना चाहता है, यानी कि आप आत्महत्या तक करने की सोचते हैं, आप अपने परिवार को अकेला छोड़कर कहीं चले जाने की सोचते हैं, और आप अपने सिविल स्कोर की चिंता करते हैं। यह कहां तक उचित है? तो आज ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनके ऊपर मल्टीपल लोन है और जिनकी आमदनी यानी उनकी इनकम से ज्यादा उनकी ईएमआई हो चुकी है, जो क्रेडिट कार्ड के मिनिमम ड्यू को पे करते करते इतना मिनिमम ड्यू पे कर चुके हैं कि वह मूल राशि ही भर चुके हैं। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? साथियों, यदि आपके मल्टीपल लोन है, आप कर्ज के दलदल में फंस चुके हैं, तो सबसे पहला काम जो हमने कई बार कहा है कि आपको अपने परिवार को अपने विश्वास में लेना है, परिवार के साथ में बैठकर अपनी समस्या को साझा करना है, ताकि आपका परिवार आपका साथ दे। यदि आपके पास कोई छोटी मोटी प्रॉपर्टी है जिनको बेच करके यदि आप सेटलमेंट से लोन चुका सकते हैं तो आप चुका दीजिए। लेकिन यदि आपके पास पैसा ही नहीं है, यदि आपका घर भी मुश्किल से चल पा रहा है, ऐसी स्थिति में आप ये देखते हो कि मेरा सिविल स्कोर तो 750 के पार है, मुझे और बैंकों से लोन मिल जाएगा, लीजिए। कब तक लेंगे? एक न एक दिन तो ऐसा आएगा ना कि सारे बैंक आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे और आप बुरे फंस जाएंगे। तो उस बुरे फंसने का इंतजार मत कीजिए। आज आप अपने बच्चों के साथ पानी पूरी खाना छोड़ चुके हैं, आप अपने बच्चों के साथ मेले में जाना छोड़ चुके हैं,
आज आप अपने बुजुर्ग माता पिता के साथ किसी मंदिर में तक में नहीं जा पा रहे हैं। आज आप अपने घर जाकर अपनी बीवी से 2 पल प्यार से बात नहीं कर पा रहे। जब भी बैठते हैं, बिजनेस भी करते हैं, तो दिमाग में सिर्फ एक तनाव चल रहा है कि अब मैं ईएमआई कैसे भरूंगा, अब मैं क्या करूंगा। मैं सोने की चेन बेच देता हूं, मैं मेरी घड़ी बेच देता हूं, मैं मेरे ख्वाहिशें कम कर देता हूं, मैं मेरे खर्चे कम कर दूंगा, लेकिन मैं लोन की ईएमआई भरता रहूंगा। मैं और लोन लूंगा और उन लोन से ईएमआई भरूंगा, लेकिन यह चक्र एक दिन थम जाता है। क्रेडिट कार्ड रोटेशन करते करते आप ऐसे लपेटे में आ जाते हो जिससे निकलने का रास्ता नहीं मिलता है। आप उलझ जाते हो इस लोन के दलदल में, और जब आप डिसीजन करते हो ना, तो बहुत देर हो चुकी होती है। मैं आज तमाम उन साथियों से कहना चाहता हूं जो लोन भरने की स्थिति में नहीं है, जिनका लोन डिफॉल्ट नहीं हुआ है, लेकिन वो येन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद हर नीति हर नियमानुसार वो सिर्फ ये सोचते हैं कि मेरा सिविल स्कोर मेंटेन रहे और मैं राशि पे करता रहूं। और एक वक्त ऐसा ले आते हैं कि उनका रोम रोम, उनका बाल बाल कर्ज में डूब जाता है, और फिर वो अपने जीवन के प्रति, अपने व्यापार के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने दोस्त मित्र रिश्तेदारों के प्रति जो उनकी सामाजिक जिम्मेदारियां है, उससे मुंह मोड़ लेते हैं। लेकिन ये कहां तक उचित है? कई लोग इस चक्कर में अपना जीवन त्याग देते हैं। ये कहां तक उचित है? यदि आप मल्टीपल लोन में उलझ चुके हैं ना, तो अब मेरा सलाह आपको एक ही है, अगर आप ईएमआई नहीं भर पा रहे हैं, आपके पास कोई राशि नहीं है, आप रुक जाइए, मत भरिए, मत भरिए। अपने जीवन को और दुखी करके आप परेशान मत होइए। यदि आप मल्टीपल लोन के शिकार हो चुके हैं और हर महीने आपके खाते में 15-20 ईएमआई लगती है ना, स्टॉप कर दीजिए, भरना बंद कर दीजिए। कोई फांसी की सजा नहीं होगी, कोई आजीवन कारावास नहीं होगा, कोई 7 साल की सजा आपको नहीं होगी। आपने जब लोन लिया, आपकी परिस्थितियां अच्छी थी, आपने फेयर कंडीशन में ये सोचा कि मैं इन लोन की ईएमआई भरूंगा, चाहे कोविड के हालात के चलते हुआ, या फिर आपके व्यवसाय में उतार के चलते हुआ, या परिवार में कोई दुर्घटना हुई, या कोई घटना आपके साथ कारित हुई कि आपका पूरा चक्र ही डिस्टर्ब हो गया और आप लोन भर ही नहीं पा रहे हो। और अब आप सोच रहे हो कि मैं घर के सामान को बेचकर दूसरे बैंक से लोन लेकर मैं ईएमआई भरता रहूंगा, अपना सिविल स्कोर मेंटेन करता रहूंगा, तो आप और भी गहरे रसातल में डूबते जाएंगे। आप अच्छी तरह जानते हैं कि दलदल क्या होता है। जब इंसान दलदल में धंसता है ना, इंसान दलदल में धंसता है, तो उसको एक सहारा चाहिए, और वो सहारा रस्सी का हो सकता है। आपको आपका परिवार यदि उस दलदल में कूद के अगर निकालना चाहेगा, तो वह भी दलदल में डूबेगा। वह केवल एक रस्सी का काम कर सकते हैं, और रस्सी से आप प्रयास करके, संघर्ष करके बाहर निकल सकते हो। लेकिन आप उस दलदल में जितने ज्यादा निकलने के हाथ पैर मारेंगे ना, उतना वो आपको अंदर गहरा ले जाता रहेगा। और हाथ पैर नहीं मारेंगे, कुछ भी नहीं किया, तो शांति से धंसते जाएंगे। यह एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है। यहीं पर मैं कहूंगा, यदि आपके पास मल्टीपल लोन है, आप लोन नहीं भर पा रहे हो, आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एक्सपर्ट, एडवोकेट, लीगल एडवाइजर, या फिर जो इन चीजों की नॉलेज रखता है, उससे ऑनलाइन कंसल्ट करें, ऑफलाइन कंसल्ट करें। आपके नजदीक में कोई अच्छा वकील है जो इन चीजों को जानता है, समझता है, इसका अनुभव रखता है, आप उससे संपर्क करें और आप उससे कहें कि हमें इस दलदल से निकलना है। हमारे दर्शक साथी ने हमें कहा कि सर, इस एरिया में आपका कोई वकील हो तो बताओ, हमको उनसे मुलाकात करनी है। मेरे ऊपर 15-20 लाख का लोन हो गया है और मैं पूरी तरह फंस चुका हूं, महीने की 15 ईएमआई लगती है। अब हमने सोचा कि अगर वो लोकल एडवोकेट से बात करना चाहता है, मेरे एक परिचित एडवोकेट्स का मैंने नंबर दे दिया। अब वो मेरे मित्र एडवोकेट है, हो सकता है मेरा यूट्यूब वीडियो देख रहे होंगे। उनको जब उस व्यक्ति ने फोन पे बात की, उन्होंने उसकी बात को सुना और कहा, हे प्रभु, हे राम, आपके ऊपर तो शनि का साया मंडरा रहा है। आप शनिदेव का ध्यान करें, प्रत्येक शनिवार को ये काम करें और घर पर बैठकर रामायण का जाप करें, हनुमान चालीसा
हनुमान चालीसा आप कंठस्थ कर ले और उसको बोले, ईश्वर आपको सभी संकटों से बाहर निकाले। अब उस व्यक्ति ने मुझे वापस फोन किया, आपने जिन वकील साहब के नंबर दिए उन्होंने मुझे ऐसा कहा कि आपको कोई नहीं बचा सकता। मुझे काफी दुख हुआ, मैंने उन वकील साहब के नंबर दिए जिन्होंने ये बोल के उस व्यक्ति को और हतोत्साही कर दिया। साथियों, वकील वो व्यक्ति होता है, वकील वो व्यक्ति होता है कि आप कितने भी संकट में क्यों ना हो, कितने भी संकट में क्यों ना हो, आपको संकट से बाहर निकालने का रास्ता बताएगा, आपके साथ जी जान से लड़ेगा। आपको एक बात कहूंगा कि जब हम भी कोई केस कोर्ट में कोई केस फाइल करते हैं, जब हम लड़ते हैं तो हम उस क्लाइंट के बेस पे हम खुद के ऊपर उस आरोप को लेते हैं और हम ये कहते हैं, हम ये नहीं कहते कि मेरे क्लाइंट ने ये किया, हम ये कहते हैं कि मैंने ये काम नहीं किया, मुझे गलत फंसाया गया है, मेरे साथ ये धोखाधड़ी हुई है, मुझे इस तरीके से टॉर्चर किया गया है। यानी कि वकील जो वर्ड यूज करता है वो खुद के लिए करता है, यानी कि आपकी जगह खड़ा होकर वकील आपके लिए लड़ता है। ऐसी स्थिति में वकील जो होता है ना, वो आपको सारे संकटों से बाहर निकालने का काम करता है। उन्होंने ऐसा कहा तो मैंने कहा भाई मैं माफी चाहता हूं इसके लिए कि उनके बात करके आप और हतोत्साही हुए। एक एक्सपर्ट व्यक्ति जो होता है ना, वो आपको सारे संकटों से बाहर निकालने की बात करता है, अंतिम समय तक लड़ता है आपके लिए। क्योंकि महाभारत में कर्ण के बाद मात्र एक वकील समुदाय है जो आपके लिए यह जानते हुए लड़ता है कि आप गलत हो, फिर भी आपके पक्ष में लड़ता है। अब कई लोग मुझे कहते हैं कि सर महाभारत में कर्ण तो लड़े, हमें समझ में आया, लेकिन वकील तो फीस लेते हैं। मैं आपको बता दूं, आपको याद कराना चाहूंगा क्योंकि मैं महाभारत का बहुत बड़ा फैन हूं और जब भी मुझे फ्री वक्त मिलता है मैं महाभारत जरूर देखता हूं। तो कर्ण की जो आस्था दुर्योधन के प्रति थी वो इसलिए थी कि जिस कर्ण को सूतपुत्र कहा जाता था उस कर्ण को दुर्योधन ने अंगराज बनाया, उसे राजा की पदवी दी और उसे राजा बनाया। तो यहां पर ध्यान रखिए, दुनिया का एक उसूल है, एक इस हाथ ले उस हाथ दे। यदि आप सोचते हैं कि एक वकील आपके लिए लड़ता है, अपने सारे मस्तिष्क का इस्तेमाल करता है, अपने कानूनी दावपेचों का इस्तेमाल करता है, जहां आप गलत हो वहां से भी रास्ता निकाल के आपके लिए सही साबित करने की कोशिश करता है और अंत समय तक प्रयास करता है वो आपको जिताने के लिए, और जिताता भी है। और उसके लिए यदि वो फ्री चार्ज करता है तो वह उसका प्रोफेशन है। खैर, इस बात से आगे बढ़ूंगा मैं। तो आप किसी भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट एडवोकेट से मिलेंगे, चाहे ऑफलाइन मिले ऑनलाइन मिले, आप उनसे लीगल कंसल्ट लें। आप उनसे कहिए कि भाई इस मैटर में मेरे अनसिक्योर्ड लोन है, मेरे खिलाफ सेक्शन 25 का मुकदमा हो सकता है, मेरे खिलाफ 138 NI एक्ट की कार्रवाई हो सकती है, मेरे खिलाफ आर्बिट्रेशन एक्ट की प्रोसीडिंग हो सकती है, मेरी संपत्ति कुर्क की जा सकती है, रिकवरी एजेंट्स मेरे घर आकर विजिट कर सकते हैं, रिकवरी एजेंट के फोन कॉल्स आएंगे, मुझे पुलिस के नाम पे वकील के नाम पर कॉल्स आएंगे, और ये सारी परिस्थितियां हैं। तो इन सारी परिस्थितियों के अंदर आप मुझे क्या हेल्प कर सकते हैं, या आप मुझे ऐसा कौन सा ब्रह्मास्त्र देंगे जिसके जरिए मैं इन सारी चीजों से लड़ पाऊं, मैं साल, 1.5 साल, 2 साल निकाल पाऊं और अपने व्यवसाय को, अपने रोजगार को सुचारू करके कल इन लोन्स का सेटलमेंट कर पाऊं। मैं भरना चाहता हूं लेकिन मेरे पास आज की स्थिति में पैसा नहीं है। यदि आप लोन डिफॉल्टर नहीं हुए ना, तो विकल्प बहुत ज्यादा है। यदि आप लोन डिफॉल्ट हो चुके हैं, इसका मतलब भी ये नहीं है कि आपके विकल्प खत्म हो चुके हैं। लेकिन इसके लिए जब आप किसी एक्सपर्ट एडवोकेट से मिलते हैं तब आपको क्या डिटेल लेके जानी है, क्योंकि कई लोग हम देखते हैं कि हमारे भी ऑफिसेज आ जाते हैं, अरे साहब मेरे ऊपर लोन चल रहा है, कोई जानकारी दो। फोन करते हैं, अरे सर मैं लोन में फंस गया हूं, मैं क्या करूं। अरे भाई, अपनी जानकारी तो दो, आप कौन है, आपके नाम पर क्या क्या संपत्ति है, आप अभी क्या काम करते हैं, आप अभी कितना कमाते हैं, आपके घर में अर्निंग मेंबर कौन है,
आपकी चल अचल संपत्ति में क्या क्या संपत्ति आपके पास है, आपके पिताजी क्या करते हैं, आपकी माताजी क्या करते हैं, आपके बच्चे क्या करते हैं, आपकी वाइफ क्या करती है, आपके लोन में गारंटर कौन है, आपने बैंक से लोन कब लिया, किस बैंक से लिया, उसका पता क्या है, लोन कितना लिया, उसकी ईएमआई कितनी है, कितनी ईएमआई भर चुके हो, कितनी ईएमआई डिफॉल्ट हो चुकी है, कब से डिफॉल्ट हो चुकी है, आप क्या रिलीफ चाहते हो, आपको क्या ऐसी इश्यूज आए जिन इश्यूज के कारण आप ये लोन नहीं भर पा रहे हो, लोन के दलदल में फंसने का मेनली कारण क्या है। जब तक आप अपनी पूरी तैयारी के साथ किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट से बात नहीं करेंगे ना, वो सजेशन क्या देंगे, सजेशन क्या देंगे, रटा रटाए सजेशन तक क्या होता है। जब हम किसी व्यक्ति की पूरी व्यथा को, उसकी तकलीफ को जब हम खुद बनकर महसूस नहीं करेंगे तो हम उसे सजेशन नहीं दे सकते। यही कारण है कॉल बुक जरूरी है, और यही कारण है हम कहते हैं कि मैक्सिमम मैटर में अपने नियरेस्ट एडवोकेट से कांटेक्ट कर लीजिए। अगर नियरेस्ट एडवोकेट से आप कांटेक्ट नहीं कर पाते हो, वहां आपको अच्छी सलाह और समाधान नहीं मिल पाता है, तो मामूली सी कॉल बुक चार्जेस के अंदर आप बात कर सकते हैं। और ऐसी कंडीशन में जब आप मल्टीपल लोन के शिकार हो चुके हैं तो आपको एडवांसली कंपनी को अपने संपूर्ण हालातों का जिक्र करते हुए कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस, कॉर्पोरेट ऑफिस, ब्रांच ऑफिस को आपको एक रजिस्टर्ड लेटर भेजना चाहिए, और वो रजिस्टर्ड लेटर आपकी संपूर्ण परिस्थितियों पर आधारित हो, जिसमें आपके लोन अकाउंट नंबर का जिक्र हो, जिसमें लोन लेने की तारीख का जिक्र हो, जिसमें उस बैंक का जिक्र हो, ईएमआई का जिक्र हो, और आपकी परिस्थितियों का जिक्र हो, और आप क्या चाहते हैं। आप लोन मोरेटोरियम चाहते हैं, लोन रिस्ट्रक्चर चाहते हैं, आप उस मामले में आर्बिट्रेशन में क्या कहना चाहते हैं, सेक्शन 25 में आप क्या कहना चाहते हैं, 138 एनआई एक्ट में क्या कहना चाहते हैं, रिकवरी एजेंट के कॉल, हरेसमेंट, होम विजिट, इस मैटर में आप क्या कहना चाहते हैं और आप क्या रिलीफ चाहते हैं। इस संदर्भ पर एक परफेक्ट लीगल नोटिस आप अपने नाम से आप उन बैंक या एनबीएफसी को भेज सकते हैं। और यहां पर मैं स्पष्ट रूप से आपसे यह भी कहना चाहूंगा कि आपको ये ध्यान रखने की भी आवश्यकता है कि जब आप लीगल नोटिस भेजें तो वह लीगल नोटिस आप खुद अपने नाम से भेज सकते हैं, अपने एड्रेस से भेज सकते हैं, लेकिन फिर भी कहूंगा कि वह तैयार किसी एक्सपर्ट व्यक्ति से करवाएं। आप खुद वकील न बने। कई लोग मतलब ये समझ लीजिए कि पढ़े लिखे होते हैं, एजुकेटेड होते हैं, कई लोग बैंक्स में जॉब करते हैं, कई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, कई लोग अच्छी मार्केटिंग जॉब में होते हैं, तो वो समझते हैं कि हमको भाषा का ज्ञान अच्छा है और हम अच्छा जवाब दे सकते हैं। अभी कुछ समय पहले हमारे कार्यालय में एक व्यक्ति आए और उन्होंने आर्बिट्रेशन का जवाब दिया, तो मैंने सर पे हाथ रखा, मैंने कहा ये आपने क्यों किया, किससे तैयार करवाया। उन्होंने कहा मैंने खुद ने तैयार किया। लेकिन जब मैंने उस लैंग्वेज को पढ़ा तो मैंने कहा गुड, आपने परफेक्ट लीगल पॉइंट्स यूज किए, लेकिन एक आम व्यक्ति लीगल पॉइंट्स के बारे में जानता हो, उन मुद्दों पे बात कर पाए, उन मुद्दों के आधार पर अपना ड्राफ्ट तैयार कर पाए, यह लगभग संभव नहीं होता है। तो साथियों एक बात कहूं कि लोन वसूली में होता क्या है, एक बात जाहिर से आपको जाननी जरूरी है कि जब आपकी ईएमआई बाउंस होती है तो आपके ऊपर सेक्शन 25 का मुकदमा होता है, यानी कि ईसीएस बाउंस, लेकिन वो सेक्शन 138 के अंडर होता है। उसके प्रोविजन लागू होते हैं सेक्शन 25 द पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट के, यानी कि आपका ईएमआई बाउंस हुई, कंपनी आप पर केवल एक ईएमआई का ही केस कर सकती है, सारे लोन का नहीं कर पाएगी। अब ईएमआई बाउंस हुई तो उनको पहले तो आपको लीगल नोटिस देना है। लीगल नोटिस 15 दिन का दे दिया, आपने पेमेंट नहीं दिया, आपको नोटिस मिल गया, उसके 30 दिन के अंदर उनको कंप्लेंट फाइल करनी होती है। अब नए कानून के अंदर तो केस एडमिट करने से पहले भी आपको सुनवाई का मौका मिलता है, कोर्ट की तरफ से आपको नोटिस आता है, कोई ऑब्जेक्शन है आप जा सकते हैं। अगर केस दर्ज हो गया तो आपको समन आएगा, समन की तामील हो गई तो बेलेबल वारंट आएगा, बेलेबल वारंट 2-3 तारीखों पे तामील नहीं हुआ या तामील हो गया, अरेस्ट वारंट बनेगा। अब इस सारे प्रोसेस के अंदर 1.5 से 2 साल कैसे निकल जाते हैं पता नहीं लगता है। अब सेक्शन 25 के अंदर इसी कारण रिलीफ नहीं मिल पाता है, और 138 एनआई एक्ट तो तब होगा जब आपने कोई चेक दिया होगा, आपने चेक नहीं दिया तो 138 एनआई एक्ट नहीं होगा।
सिविल का रिकवरी का जो वाद है वह मैक्सिमम रूप से केवल और केवल जो है वह एनबीएफसी बैंक जो नेशनलाइज बैंक है वो ही फाइल करती है। एनबीएफसी लगभग फाइल नहीं करती है जहां तक हमने देखा है, क्योंकि उसके अंदर जो है एक बड़ी राशि कोर्ट फीस के रूप में लगती है, एडवोकेट की फीस के रूप में लगती है जो कंपनी को पे करनी पड़ती है। तो ऐसे इस कारण रिकवरी के सूट भी कम फाइल होते हैं। अब बचा तो आर्बिट्रेशन। अब आर्बिट्रेशन को सबसे बड़ा हथियार बनाया गया है और कई जगह तो इलीगल आर्बिट्रेशन भी तक हो रहे हैं, जिसका हमने पुराने वीडियो में जिक्र किया था। यानी कि आर्बिट्रेशन का ऑफिस ही नहीं है, उस जगह बैठते ही नहीं है, लेकिन आर्बिट्रेशन जारी कर देते हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ने को कह देते हैं, जो किसी भी तरीके से लॉजिकल नहीं है। भाई आप आर्बिट्रेटर बने हैं, आपको दोनों पक्षों को सुनना है, दोनों पक्षों की सहमति लेनी है, दोनों पक्षों के जुडिक्शन को देखना है, उसके हिसाब से करना है। तो उसके लिए भी प्री आर्बिट्रेटर का नोटिस होता है, आर्बिट्रेटर का नोटिस होता है, लेकिन उसका टाइमली अगर आप जवाब नहीं देते हो ना तो आप पर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम करते हो। तो आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया में यदि आपने तरीके से यदि आपका अपना जवाब पेश कर दिया हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट की नजीर के आधार पर, तो ये मान के चलना कि आर्बिट्रेटर अगर अवार्ड पास कर भी देते हैं और आपके लेटर को यदि वो रिकॉर्ड पे लेते हैं या रिकॉर्ड पे नहीं भी लेते हैं या प्रॉपर तरीके से नहीं लेते हैं, तो ऐसी अवस्था में एग्जीक्यूशन के टाइम पर भी आप अपना जवाब पेश कर सकते हैं। और ऐसे कई आर्बिट्रेटर जो आर्बिट्रेशन अवार्ड है वह खारिज भी हुए हैं। लेकिन यहां हम लापरवाही क्या करते हैं, बैंक जब भी हमको नोटिस भेजता है ना, हम देखते हैं अरे बैंक को तो आदत है भेजने की, और रद्दी में डालते रहते हैं। तो ये गलती नहीं करनी है। किसी भी एडवोकेट जो ऑनलाइन हो, जो एक्सपर्ट हो, उसकी कॉल बुक कर सकते हैं। कॉल बुक करने के बाद जब उनसे बात होगी तो आप फ्यूचर में भी आपको जो भी लीगल नोटिसेज आ रहे हैं आप उनको भेजकर आप उनकी सलाह ले सकते हैं, नियरेस्ट एडवोकेट से मिल सकते हैं, उनकी राय ले सकते हैं। तो फिलहाल कहने का मुद्दा यह है कि अनसिक्योर्ड मामलों के अंदर सबसे बड़ा हथियार जो आज की तारीख में एनबीएफसी कंपनियों के पास है वह केवल और केवल जो है वह आर्बिट्रेशन का है। अब यहां पर यदि आपका लोन डिफॉल्ट हो चुका है या नहीं हुआ है, ऐसी स्थिति में यदि आप प्रायर नोटिस भेजते हैं और वो भी जलीय रजिस्टर्ड पोस्ट भेजते हैं जिसमें टोटली लॉजिकल लैंग्वेज यूज की गई हो, और यदि आपने एक एक्सपर्ट से वो नोटिस बनवाया है, आजकल कई लोग तो ऑनलाइन नोटिस भी बनवाते हैं, यानी ऑनलाइन नोटिस बना के मंगवा दिया और भेज दिया, क्योंकि जब कंपनियां डिजिटल सिग्नेचर कर रही है तो आपके डिजिटल सिग्नेचर भी वैलिड है, ये बात आपको ध्यान में होनी चाहिए। इसके लिए आप एक्सपर्ट एडवोकेट की राय ले सकते हैं। मैं बार बार एक ही बात कहता हूं कि ये नहीं कि फोन नंबर देख के आप कॉल कर लीजिए। वीडियो के शुरू में भी एक ही बात कही है कि ये जो नंबर आपको दिख रहा है ये केवल कॉल बुकिंग का नंबर है। विस्तृत बात तभी हो पाएगी जब कॉल बुकिंग होगी। बाकी आपके मन में कोई भी सवाल है, कॉल बुक नहीं करना चाहते, आप चैनल विजिट कीजिए, ढेरों वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन लंबी चर्चा तभी संभव है जब कॉल बुक होगी। अब वापस उसी टॉपिक पे आ रहे हैं कि आप मल्टीपल लोन के शिकार हैं, ईएमआई नहीं भर पा रहे हैं, ईएमआई से कम आपकी आमदनी है, आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, आप अपने जीवन को त्यागने का सोच रहे हैं, घर को छोड़ने का सोच रहे हैं और हर समय चिड़चिड़े रहते हैं, परिवार से ढंग से बात नहीं कर सकते, व्यापार में अपना दिमाग नहीं लगा सकते, तो एक बार आपको एक एक्सपर्ट एडवाइस की जरूरत है। लापरवाही मत कीजिए, अपने जीवन को बर्बाद मत कीजिए। अभी मुझे एक बात याद आई कि हमारे कॉल बुक पे कल एक अच्छे से क्लाइंट ने, एक बहुत ही जेन्युइन क्लाइंट थे, उन्होंने बात की और बात करके बहुत प्यारी बात कही। चूंकि वीडियो लंबा हो चुका है लेकिन साझा जरूर करूंगा कि सर जब हमारे पास हम आपकी वीडियो देखते हैं और आपकी वीडियो देखकर हम ये सोचते हैं कि हम हमारे एरिया के एडवोकेट्स के पास जाए, लेकिन बात ये समझ में नहीं आती है कि हमारे एरिया में 500 एडवोकेट है, 1000 एडवोकेट है, लेकिन कौन एक्सपर्ट है, यानी कि जो बात आप कह रहे हो ना उसका कौन एक्सपर्ट है। जैसे एक एमबीबीएस होता है, डॉक्टर है, वह मल्टीपल इलाज करता है, लेकिन उसके बाद जब वो एमडी बनता है ना तो हमको पहले ही मालूम है कि हमारे हार्ट में इश्यू है तो हमको किसके पास जाना है, कार्डियोलॉजी के पास जाना है। यदि हमें नॉर्मल बुखार आ रहा है तो हम एमबीबीएस के पास जा सकते हैं। यदि हमें कोई दूसरी प्रॉब्लम है, यानी कि आप मान लीजिए कि न्यूरोलॉजी प्रॉब्लम है तो हमें न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना है, ऑर्थोपेडिक के पास जाना है, यूरोलॉजी के पास जाना है, यानी कि हर चीज की स्पेशलिटी डॉक्टर के अंदर मालूम पड़ती है कि भाई हमको ये बीमारी है तो हमें इसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाना है।
लेकिन एडवोकेट्स में ये समझ में नहीं आता है कि हमें जाना किसके पास है। तो इस मामले में हम बड़े कंफ्यूज होते हैं। तो साथियों, ये वास्तव में सोचने का विषय होता है, क्योंकि जैसे लॉ के अंदर भी कोई रेवेन्यू का एक्सपर्ट है, कोई क्रिमिनल एक्सपर्ट है, क्या कोई किसी विशेष मामले में कंज्यूमर कोर्ट के मामले डील करता है, कोई विशेष रूप से एमएससीटी के मैटर डील करता है, कोई वास्तव में बैंकिंग के मामले डील करता है। तो इस तरह हमें ये मालूम नहीं पड़ता है कि हम किसके पास जाए, क्योंकि उनके पास ये लिखा हुआ नहीं होता है कि वो इस चीज के स्पेशलिस्ट है। तो इस चीज को आपको ढूंढना होता है। तो ये महत्वपूर्ण बात थी जो उन्होंने कही थी, जो मैंने आपके सामने साझा की है। अगर आप मल्टीपल लोन के शिकार हो चुके हैं, मैक्सिमम लोन आपके अनसिक्योर्ड है, तो आपको एक एक्सपर्ट एडवोकेट की राय लेना चाहिए। इस मामले में हमसे बात करना चाहते हैं, कॉल बुक करके बात कर सकते हैं। कॉल बुक में ये बता दूं मैं आपको, 2 बार 4 बार 6 बार जितने बार आपको इश्यू है, आपकी समस्या का समाधान ना हो, आप बात कर सकते हैं। अपने डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं, आपके नोटिसेस, आपके रिप्लाई वगैरह दिखा सकते हैं। यदि आप किसी नोटिसेस का रिप्लाई देना चाहते हैं, उस रिप्लाई में क्या फैक्ट्स होने चाहिए, उनकी भी जानकारी आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। और एक बात और कहूंगा, कॉल बुक का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी भी समय कॉल कर लें। यदि आपने कॉल बुक किया है तो पहला कॉल आपको शाम को 6 बजे बाद हमारे सुविधाजनक समय में आता है, चाहे वो 7 बजे हो, 8 बजे हो या 9 बजे हो। उसके बाद आपको ये अधिकार दिया जाता है कि आप उसके बाद जब भी बात करना चाहें, शाम को 6 बजे बाद, आप अगर आपका नंबर सेव है तो आप डायरेक्ट कॉल करके आप बात कर सकते हैं। साथियों, लोन के संदर्भ में हमने ढेरों वीडियो हमारे YouTube चैनल एडवोकेट नरेंद्र जोशी एंड फेसबुक पेज एडवोकेट नरेंद्र जोशी एंड एसोसिएट पे पोस्ट कर रखे हैं, जहां आप कोई भी सवाल है आपका, आप चैनल विजिट करके देख सकते हैं। साथ ही ये कहूंगा कि आप लोग कई कमेंट्स करते हैं, लेकिन उन कमेंट्स का जवाब देना इसलिए संभव नहीं होता है क्योंकि उन्हीं कमेंट्स पर हमारे कई वीडियो बने हुए हैं, तो प्रत्येक कमेंट्स का जवाब देना संभव नहीं हो पाता है। आपका कोई भी मित्र, चिर परिचित, रिश्तेदार, परिजन यदि लोन के दलदल में फंस चुका है और उसको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, किस तरीके से इस लोन के दलदल से बाहर निकलूं, तो हमारी सिर्फ आपसे एक सलाह होगी कि हमारा ये वीडियो एक बार आप उन्हें व्हाट्सएप पर शेयर जरूर करें, क्योंकि आपका एक किया गया शेयर उस व्यक्ति की जिंदगी को बचा सकता है, उसके रोजगार को वापस उन्नति की ओर ला सकता है और उनके परिवार को एक नई जिंदगी दे सकता है। मल्टीपल लोन में डिफॉल्ट हो गए, इसका मतलब ये नहीं है कि जिंदगी हार जाए। कई साथी हमसे कहते हैं कि सर, इस मामले में हम आपकी कॉल बुक के साथ हम आपसे पर्सनल विजिट करके मुलाकात करना चाहते हैं। तो पर्सनल विजिट तो केवल और केवल अपॉइंटमेंट पर ही होती है, उसके लिए आपको प्री अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी और एक निश्चित डेट एंड टाइम आपको डिसाइड करना पड़ेगा, उसी समय आप मुलाकात कर सकते हैं। दूसरी बात, आप हमसे क्या, किसी भी एडवोकेट से कॉल बुक करें, कंसल्टेंसी करें, मीटिंग करें ना, उससे पहले अपनी डिटेल जरूर बना लीजिए कि कौन सी बैंक का लोन है, कब लिया, कितनी ईएमआई भर चुके हो, टोटल लोन अमाउंट कितना है, ईएमआई कितनी है और कब से आप डिफॉल्ट हो चुके हैं और किन परिस्थितियों के कारण आपके ये लोन डिफॉल्ट हो रहे हैं। और साथियों, सबसे महत्वपूर्ण बात ये कहूंगा, यदि आपको व्हाट्सएप पे नोटिस आ रहे हैं, यदि आपको टेक्स्ट मैसेज आ रहे हैं, यदि आपको ईमेल पे नोटिस आ रहे हैं ना, और आप इग्नोर करते जा रहे हो, तो ये इग्नोर करना भी आपको भारी पड़ सकता है। क्योंकि आज की तारीख में सबसे बड़ी बात यह है कि लगभग मेल पर आर्बिट्रेशन का नोटिस भेजते हैं और आपकी अनुपस्थिति के अंदर आर्बिट्रेशन अवार्ड पास कर दिया जाता है, जो आपके लिए मुश्किल का सबब बन जाता है। आपकी संपत्ति कुर्क हो जाती है क्योंकि आपने कोई जवाब पेश नहीं किया। इसीलिए जब भी कोई नोटिस आए ना, तो एक्सपर्ट से राय ले, जहां जवाब देना संभव है वहां जवाब जरूर दे, ताकि कल यदि कोई मामला बड़ा होता है ना, तो आप उसमें अपना स्टैंड ले पाए, अपना जवाब पेश कर पाए। साथियों, लोन रिलेटेड कई वीडियो, कई जानकारियां हमारे इसी चैनल पर पोस्ट है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं फॉलो करें, और इसके साथ ही यदि आपका कोई सवाल है तो बिल्कुल आप कॉल बुक कर सकते हैं। और इसके अलावा फिर से कहूँगा, यदि आपका कोई मित्र, चिर परिचित, रिश्तेदार यदि लोन के दलदल में फंसा हुआ है ना, तो उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। और आप ही
यदि लोन के दलदल में फंस चुके हो, मल्टीपल लोन में फंस चुके हो ना, तो इस वीडियो को 2 बार जरूर सुने और साथ ही चैनल पर विजिट जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।